हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर चुके हैं। वहाँ पर आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, आपका फ्रेंड ऊपर हाइट पे खड़ा है, तो किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे कि आपका अपने फ्रेंड से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स पे आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग ग्राउंड पे खड़े होते हैं, मैं एक रोड पे खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड एक हाइट पर है, अपनी बालकनी में है सपोज। आप लोग जमीन में खड़े हैं, यहाँ पे आप रोड पे खड़े हैं कहीं पर, और आपका फ्रेंड या कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे पतंग उड़ रही है, एक काइट है, आपने देखा उसको कि वो एक हाइट पर है, तो आपने अपनी आई लेवल से उस ऑब्जेक्ट तक, अपने आई लेवल से उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम लोग अपने आई लेवल से ऑब्जेक्ट तक, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हमारे आई लेवल से एकदम सामने जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे बिल्कुल आंखों के सामने एकदम जो लाइन बनेगी उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। इसके बाद ये जो लाइन ऑफ साइट होती है और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब का बोलेंगे? जब हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जब आप एक हाइट पे देख रहे हो तो हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम चीज, सपोज करो कि आप एक बालकनी में खड़े हो और आपने एक ऑब्जेक्ट को विटनेस किया, यहाँ पे रोड पर है, ग्राउंड पर, कहीं पर भी, तो जब मैं अपने आंख से नीचे उस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। उसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। हमारी आंख से जो एक सामने की तरफ स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले लाइन ऑफ साइट आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पता होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्हीं दोनों के बीच में, हमेशा इन दोनों के बीच में या तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा बेटा? जब हम लोग ऊपर देख रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। जब मैं एक सर्टेन हाइट पे खड़ा हूं और मैं ग्राउंड लेवल पे किसी चीज को देख रहा हूं, तो वहां पर बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हमने किया है उसमें कुछ चीजें हैं वो भी आपको याद रखनी है, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। ये सबके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन सबके फॉर्मूले आपको याद होगा, हम लोगों ने किया था। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। और टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और एडिशनल क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये भी आपको याद रखने होंगे। आपको साइन थीटा के याद रखने हैं, कॉस थीटा का आपको याद रखना है, और टेन थीटा का आपको याद रखना है। सारे एंगल, चाहे वो 0 डिग्री है, चाहे वो 30 है, चाहे वो 45 है, चाहे 60 है, चाहे 90 है, ये सारे एंगल की आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को यूज करके, इन्हीं चीजों को यूज करके हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे। जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाता रहूंगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि हमें किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 को यूज करना है और ये टेबल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन रीड करने के बाद फिगर मैं बना दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, तो आपको लगेगा बहुत आसान है, मगर ऐसा नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ये स्कोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि सारा का सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपका एडवांस हो, चाहे वो आपका बेसिक लेवल हो, वहां पर सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। इससे ज्यादा हटके कुछ नहीं देते, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्कोरिंग चैप्टर भी है। एक और चीज आपको याद रखनी है
कि यहाँ पर हमारी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे और आपको वहां से ये फिगर आपको बनानी होगी। तो ये फिगर आप लोग तभी बना पाओगे जब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और आप ये फिगर को बना पाओगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर अगर ये कभी भी बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है। सपोज करो कि मैंने एक ये टावर बनाया, तो ये जो लेवल है जो ग्राउंड से टच है, जो आपके रोड से, ग्राउंड से, या जिस भी चीज के ऊपर ये बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द टावर। उसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ द टावर। ये आपको याद रखना है। तब जैसे और भी टर्म्स हैं वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। जैसे अभी मुझे फुट ऑफ टावर याद आ गया तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और भी टर्म्स हैं वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और फिगर कैसे बनाते हैं, जैसे सपोज करो ये 3 लाइन का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद जो भी आपको समझ में आया उससे रिलेटेड फिगर बना लो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लाइन को रीड करने के बाद फिगर को थोड़ा सा और आगे कंप्लीट करो, एंड थर्ड लाइन को रीड करने के बाद फिगर को कंप्लीट करो। अगर आप लोग सोचोगे कि मैं एक बारी में पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद फिगर बना दूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप फिगर में कहीं ना कहीं अटक जाओगे और या फिर फिगर गलत बन जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर सारा का सारा डिपेंड करता है फिगर के ऊपर। अगर आपने फिगर जरा भी गलत बना दी तो आपका आंसर गलत आएगा। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मैंने ये रीड किया। अब इसके बाद मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं वो फिगर बनाऊंगा। एक टावर है, ग्राउंड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने टावर बना दिया, ये मेरा ग्राउंड हो गया। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर, ठीक है, फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे, चाहे वो यहां हो सकता है चाहे वो यहां हो सकता है। उधर फिगर है तो मैं यहां पे बना रहा हूं। फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर, 15 मीटर अवे एक पॉइंट मैंने ले लिया ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, यानी कि ऊपर की तरफ मुझे जाना है। तो जब मैंने यहां से 15 मीटर अवे मैंने इसके टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये मुझे कैलकुलेट करना है। ये मुझे नहीं दिया हुआ, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सेम देखो फिगर को देखते हैं, ये इन्होंने टावर लिया हुआ है। ठीक है, और यहां से 15 मीटर अवे 15 मीटर अवे एक पॉइंट है, वहां से मैंने इसके टॉप को देखा, तो फिर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री का। मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी हाइट निकालनी है टावर की। ठीक है, अब देखो मैं इसको जरा ऐसे ट्राइंगल बना देता हूं। एक ये ट्राइंगल है मेरा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए बी। तो अब आपके दिमाग में फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम कर चुके हैं तो समझ में आना चाहिए आपको कि मुझे क्या लगाना है। क्या मुझे साइन थीटा लगाना चाहिए, क्या मुझे कॉस थीटा लगाना चाहिए, या मुझे टेन थीटा लगाना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपने देखा कि आपको ये तो आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। आपने देखा बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आ जाते हैं फटाफट से। अब बताओ फटाफट से कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। मैंने देखा बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर का तो रिलेशन यही दिया हुआ है। तो मैंने देखा टेन थीटा अगर मैं लगा दूंगा, क्योंकि ये P अपॉन बी होता है, क्योंकि ये P अपॉन बी होता है, तो मैंने इसके अंदर सीधा लगा दिया टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री क्या होगा, ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बी सी। टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। देख लो टेन 60 की वैल्यू अगर याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो परेशानी है। ए बी मुझे कैलकुलेट करना है और बी सी कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। 15 √3 इज इक्वल टू ए बी। ये मेरी हाइट ऑफ द टावर आ गई। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे करेक्ट फिगर बनानी है। एक बार करेक्ट फिगर बन गई, और क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर चुका हूं, तो फिर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टेन लगाना है या साइन लगाना है या कॉस लगाना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टेबल याद होगी तो टेन 60 की वैल्यू √3 भी आपको पता चल जाएगी। ए बी निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको एक पोल पर कहीं फॉल्ट हो गया है जो कि 5 मीटर हाइट पर है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। अब देखो यहां से क्या समझ में आया, मैंने बोला कि मेरे पास एक पोल है, मेरे पास एक पोल है, ऐसे करके एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है, ठीक है। अब जो फॉल्ट हुआ है, जो फॉल्ट हुआ है वो इस पोल पे हुआ है, मगर जो इलेक्ट्रिशियन है उसको कहां जाना है, उसको जाना है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल से कितना नीचे, 1.3 मीटर नीचे, ऊपर से 1.3 मीटर नीचे उसको रहना है, यानी कि यहां तक उसको पहुंचना है। अब यहां पहुंचने के लिए वो लैडर लगाएगा, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं लैडर लग जाएगी। ये लैडर मैंने लगा दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। ये 1.3 है, तो जरा मुझे बताओ कि ये नीचे वाला कितना होगा, 3.7 हो जाएगा भाई। 5 मीटर में से अगर 1.3 माइनस करेंगे तो 3.7 आ जाएगा। अब उसके बाद आगे देखो उन्होंने क्या दिया है, what should be the length of the ladder that she should use when inclined at an angle of 60 degree। लेंथ ऑफ द लैडर, ये मेरी सीढ़ी है, ये मेरी सीढ़ी है, बताओ कि ये जो सीढ़ी है वो उसको कितना लंबा ले कि वो इस हाइट तक पहुंच जाए, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री का। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अब ये जो पोल है मेरा, इस पोल से कितना दूर वो इस लैडर को रखे, इस लैडर को वो रखे ताकि वो इस पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। अब इस फिगर में देखते हैं, देखो मुझे लैडर लगानी है, ठीक है, और ये वाला मेरा डिस्टेंस कितना है। मैं इस डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ये 1.3 दिया हुआ है मुझे, ये मेरा आ जाएगा 3.7। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि BC कितना होगा, और साथ के साथ मुझे ये लगाना है कि CD कितना होगा, यानी कि BC लेंथ ऑफ द लैडर कितनी होनी चाहिए और मैं उसको पोल से कितना दूर लगाऊं। ये तो देखो जनरली आपने भी किया होगा घर में, अगर हम कभी कभार लैडर को यूज करते हैं और हमें एक सर्टेन हाइट तक पहुंचना है, तो हम ऐसे नहीं करते कि जहां तक पहुंचना वहीं तक लैडर लगा देते हैं। अगर वहां तक मैं लैडर लगा दूंगा तो मेरी भी तो हाइट है, मैं उससे ऊपर चला जाऊंगा, तो काम कैसे करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी कोई फॉल्ट हुआ है, मान लो यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो उससे नीचे लगाऊंगा और मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरा आई लेवल यहाँ तक आ जाएगा। जैसे आई लेवल यहाँ तक आएगा मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूँ, इसलिए लैडर को थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है। अब मैंने ये बना लिया, ये मेरा ट्राइंगल है, यहाँ पे भी देख सकते हो, चाहे यहाँ पे देख लो, ये मेरा ट्राइंगल है। आपको पता है BC कैलकुलेट करना है, CD कैलकुलेट करना है, 60 डिग्री आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। आपने देखा कि मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस मुझे निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी मुझे निकालना है, ठीक है। अब फटाफट से आ जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे बेस भी कैलकुलेट करना है और मुझे हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखा कि बेस और हाइपोटेन्यूज स्टार्टिंग के दोनों उसके अंदर आते हैं, साइन थीटा के अंदर भी आता है और कॉस थीटा के अंदर भी आता है। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। ये होता है P/B। मुझे दिया क्या हुआ है, आपने देखा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मुझे बेस एंड हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लगा देते हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, मैंने सीधा साइन 60 लगा दिया। साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि BD, परपेंडिकुलर यानी कि BD अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC। BD कितना दिया हुआ है मुझे, 3.7 दिया हुआ है। BC मुझे कैलकुलेट करना है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। BC को इधर ले जाते हैं, 2 ऊपर चला गया, 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7.4 अपॉन √3, ठीक है। हाँ 7.4 अपॉन √3, ये मेरा BC निकल गया, यानी कि BC जो मेरी लैडर है, BC जो मेरी लैडर है वो 3.7.4 बाय √3 होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी दे दिया कि √3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7.4 अपॉन 1.73, इसको डिवाइड करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरा BC निकल गया
7.4 अपॉन 1.73। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैंने देखा मुझे निकालना है बेस। अब बेस लगाना है, ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे tan थीटा का लगा दो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने लगा दिया tan थीटा का, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज BD अपॉन बेस, बेस यानी कि CD। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। BD 3.7 अपॉन CD कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। तो CD कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा 3.7 बाय √3 और 3.7 बाय 1.73। इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से समझने होंगे। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, आपने देखा कि इसके अंदर काफी सारी लाइंस दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर फिगर नहीं दी हुई आपको तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 लाइन रीड करोगे, 2 लाइन रीड करने के बाद जो आपको समझ में आ रहा है उतनी फिगर बनाओगे, फिर उसके बाद 2 लाइन रीड करोगे। आपको जब भी क्वेश्चन ज्यादा लंबा दिया हो तो आपको उसको डिवाइड करना है इस तरीके से ताकि आपको फिगर बनाने में आसानी हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, उसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी लगा रखी है, दिस इज चिमनी, ये मेरी चिमनी है, ये मेरी चिमनी आपको दी हुई है, ये दिस इज द चिमनी, ए बी मेरी चिमनी है। ये सीडी जो है ये वो बच्चा है, सीडी ये वो बच्चा है जिसकी हाइट 1.5 दी हुई है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, उसकी आंख से, इस बच्चे की आंख से जब मैंने इसकी टॉप को देखा, चिमनी के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री का। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट निकालनी है मुझे, ए बी निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में समझते हैं कि क्यों आपको हमने ये जो हाइट दी हुई है बच्चे की 1.5 मीटर टॉल जो बच्चे की हाइट दी हुई है वो क्यों दी हुई है, इसका क्या यूज है, देखो ध्यान से। ये बच्चा है 1.5, ठीक है। अब ये ग्राउंड पे खड़ा है और ग्राउंड लेवल से ही मेरा टावर बना होगा, तो ये मेरा टावर हो गया ऐसे। यहां से उसने उसको देखा, हाइट ऑफ द चिमनी को देखा, टॉप ऑफ द चिमनी को देखा, और इसके बाद मैंने यहां पे बनाया हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये मेरा एंगल बना 45 डिग्री का, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा 1.5 है। एक बात बताओ, अगर ये 1.5 है तो क्या ये वाला पोर्शन भी मेरा 1.5 होगा, बिल्कुल 1.5 होगा। भाई जितना मेरी हाइट है उसी से ही मैंने एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, तो फिर वो भी 1.5 मीटर पे कट करेगी। ओके, समझ में आ गया। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, जैसे इन्होंने दिए हुए वैसे ही कर लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ये इन्होंने ए पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट हो गया हमारा ई, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। अब ये जो इन्होंने 1.5 दिया हुआ है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे ए डी ई, ये मेरा ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है। अब यहां पे आपको 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। इन्होंने क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से कितना दूर है हम लोग, 28.5, यानी कि ये जो मेरा बेस है ये 28.5 दिया हुआ है मुझे, ये जो मेरा बेस है ये 28.5 दिया हुआ है, ये ई हो गया, ये 28.5 मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर कितना होगा, तो फिर फटाफट से देते हैं। मुझे बेस दिया हुआ है, मुझे कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है tan, तो मैंने लगाया सीधा tan 45 डिग्री, कितना होगा, tan 45 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AE अपॉन बेस यानी कि DE यानी कि 28.5, और tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू AE अपॉन 28.5, ये इधर जाएगा 28.5 इज इक्वल टू AE। ये मेरी हाइट ऑफ द चिमनी आ गई। नहीं, ये हाइट ऑफ द चिमनी नहीं आई। अभी हमने कहां तक निकाला है, अभी हमने यहां तक का पोर्शन निकाला है, ये वाला। चिमनी की हाइट कहां से होगी, वो तो ग्राउंड लेवल से होगी। तो ग्राउंड लेवल में कितना है, देखो 1.5 मीटर का बच्चा था ये, बस उसी को आप ऐड कर दो,
तो हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी? 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर, दैट इज 30 मीटर। इतनी मेरी हाइट ऑफ द चिमनी हो जाएगी। अब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्यों आपको ये बताया हुआ है कि बच्चा कितना टॉल है। ठीक है, आपको बस उसको ऐड कर देना है। इसके अंदर ये कंफ्यूजन मत रखना, इसके अंदर ये जो है ना, देखो ये जो हाइट है, ये जो हाइट दी हुई है, ये हाइट उतनी होगी जितनी यहां से हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से ये जो होता है ना, ये रेक्टेंगल बनता है। जितना ये होगा 1.5 तो ये भी 1.5 होगा। ये अगर हमारा 28.5 है तो ये भी हमारा 28.5 ही होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंफ्यूजन मत रखना कि आपको ग्राउंड लेवल से ये दिया हुआ 28.5, ऊपर से भी वो 28.5 ही होगा। उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। एग्जांपल नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मुझे इतना समझ में आ गया कि ग्राउंड से, कि अगर मैं ग्राउंड से कोई एक पॉइंट है P, यहां से मैंने एक बिल्डिंग के टॉप को देखा, ये मेरी बिल्डिंग है, मैंने इसके टॉप को देखा तो इन्होंने एंगल बना दिया 30 डिग्री का। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये मैंने एंगल बना दिया 30 डिग्री का। इतना मुझे समझ में आ गया यहां तक। अब इसने आगे क्या बोला? फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। इस बिल्डिंग के ऊपर एक मैंने फ्लैग लगा दिया, और इसी पॉइंट से जब मैंने इसके पॉइंट को देखा, टॉप को देखा, तो जो एंगल बना हुआ था वो 45 डिग्री का एंगल बना हुआ था। ये मुझे समझ में आ गया यहां तक। एग्जैक्ट फिगर बन गई, एग्जैक्ट फिगर बन गई एकदम। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि आपको ये लेंथ निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और आपको ये निकालना है। ठीक है, अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है BD कितना होगा, और उसके बाद मुझे क्या निकालना है कि AP कितना होगा। मुझे क्या निकालना होगा कि BD कितना है, ये हाइट कितनी है, प्लस ये मेरा AP कितना है, ये मुझे निकालना है। अब देखो, अगर मैं इस फिगर को बताऊं तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रही है। अच्छा देखो, फिगर बनाने के बाद ट्रायंगल समझना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टैन लगाना है, क्या लगाना है। तभी तो हमें समझ में आएगा कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो देखो, अगर मैं इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करूं तो एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है। जो छोटा ट्रायंगल है वो क्या है? ये है B, ये है A, और ये है पॉइंट P, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री का। और जो बड़े वाला ट्रायंगल है, जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो ये बना हुआ है। यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाता है? D, ये है A, और ये है पॉइंट P। यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री का दिया हुआ है। इसके बाद हमने देखा, दो एंगल के बाद इन्होंने एक चीज दी हुई है, क्या? फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग। मुझे ये आपको 10 मीटर दिया हुआ है। ये जो AB पॉइंट है, ये बिल्डिंग की हाइट है जो कि 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है कि BD कितना होगा प्लस AP कितना होगा। तो मैंने सबसे पहले इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल के अंदर मैंने देखा ये 30 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो tan 30 डिग्री लगा दिया मैंने सीधा। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AP। tan 30 कितना होगा? 1/√3। AB कितना दिया हुआ है? 10। AP कैलकुलेट करना है, तो AP कितना आ गया? AP कितना आ जाएगा हमारा? tan√3, यानी कि अच्छा √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732। इसके अंदर पुट कर देते हैं, 10 इंटू 1.732 कितना आ जाएगा? 17.32। ये मेरी डिस्टेंस हो गया पॉइंट का बिल्डिंग से। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितना ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस भी होगा? बिल्कुल होगा। ये 17.32 आ गया। क्या कैलकुलेट करना है अब मुझे निकालना है AD। सर AD थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है BD। एक बात बताओ, अगर मैंने AD निकाल दिया और उसमें से मैंने माइनस कर दिया AB, क्या बचेगा? सर BD बचेगा। इसीलिए तो AD निकालना है। AD पे आ जाते हैं। AD निकालने के लिए फिर से पता है परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है tan 45। क्या होगा? AD अपॉन AP। tan 45 1,
AD कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। AB कितना दिया हुआ है हमें, 17.32 अभी निकाला है, तो 17.32 मेरा AD निकल गया। क्या निकालना है अब भाई, कुछ निकालना, बस माइनस कर देना है। तो मुझे BD निकालना है, फ्लैग स्टाफ की हाइट, ये हाइट मुझे निकालनी है, ये वाली। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, AD में से माइनस कर देंगे AB को। AD कितना है 17.32, माइनस करेंगे AB कितना है सर, 10 दिया हुआ है, 7.32 मेरी फ्लैग स्टाफ की हाइट आ गई। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को पहले रीड करो, फिगर बनाओ और फिर उसके बाद उसको ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। अगर ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, मुझे पता है कि साइन थीटा कब लगता है, कॉस थीटा कब लगता है, टेन थीटा कब लगता है, और टेबल भी मुझे याद है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 मीटर longer। एक टावर था, उसकी शैडो को देखा गया कि वो 40 मीटर लंबी थी when the sun's altitude is 30 डिग्री, सन का एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री पे था, और then when it is at 60 डिग्री, यानी कि जब जो परछाई थी टावर की, जब सूरज जो था वो 60 डिग्री पे था, उस टाइम पे जो परछाई बनी हुई थी उसमें 40 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ जब वो 30 डिग्री पे आ गई, तो देखो जब 30 डिग्री पे है तो सपोज करते हैं पहले जो शैडो थी वो BC थी, पहले शैडो BC बनी हुई थी और एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मगर जैसे एंगल 30 डिग्री पे गया ये 40 मीटर इंक्रीज हो गया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिगर बहुत क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने देखा फटाफट से मुझे AB कैलकुलेट करना है, मैंने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। मेरा एक ट्राइंगल 30 डिग्री एंगल से आएगा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D। अब इसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल आएगा वो 60 डिग्री वाले एंगल से आएगा, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। क्या कैलकुलेट करना है, AB निकालना है ना। अब क्या मुझे BC दिया हुआ है, BC नहीं दिया हुआ, मैंने बोला कि लेट अस सपोज कि BC मेरा x है, ठीक है। अब अगर BC मेरा x है तो BD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 40। अब मैंने लगा दिया सीधा tan 30 डिग्री, पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाया, ये हो जाएगा AB अपॉन BD, tan 30 डिग्री 1/√3। AB कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है, BD कितना है x प्लस 40, AB कितना आ जाएगा x प्लस 40/√3। अब उसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, मैंने यहां पे लगा दिया फिर से tan 60, क्या होता है परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, tan 60√3 दिया हुआ है, AB कितना है x प्लस 40/√3 और BC कितना है x लिया हुआ है हमने, तो क्या लिखेंगे x प्लस 40/√3, BC नीचे है डिवाइडेड बाई x। समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। √3 इज इक्वल टू x प्लस 40/√3, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में अपॉन 1/x, ठीक है। √3 इंटू एक्स √3 हो गया, और ये दोनों नंबर को उठा करके मैं ले गया इसके पास, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, ये हो गया 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, x को इधर ले आएंगे 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। कितना आ गया 20। बट हमें तो ये निकालना ही नहीं था, क्या निकालना है, हमें तो निकालना है AB निकालना है, ये दिया हुआ है वैल्यू पुट कर दो। AB क्या दिया हुआ था हमारा, AB इज इक्वल टू एक्स प्लस 40/√3, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 40/√3 यानी कि 60/√3। √3 की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, दैट इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा से रीड कर लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं। इन्होंने बोला था शैडो ऑफ अ टावर। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको लैंग्वेज समझ में आएगी, बड़ी घुमा के दिया हुआ है। देखो क्या बोला है इन्होंने, बोला है ये ऐसे भी बोल सकते थे कि जब हम लोग 60 डिग्री पे खड़े हैं तो जो शैडो बन रही है उस शैडो में, और जब हम 30 डिग्री पे जाते हैं उस शैडो में 40 का डिफरेंस आ रहा है,
मगर इन्होंने कितना घुमाया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन यहां पर आ गया, यानी कि ये कंपैरिजन आ गया, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कंपैरिजन कर दिया इन्होंने यहाँ पे। इसलिए आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी जब थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है। हाँ, ऐसा भी है जब बार बार ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि इस चैप्टर के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा देखो डिप्रेशन वाला आ गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर लंबी है। The angle of depression of the top and the bottom, angle of depression of the top and the bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building। ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है जो इससे भी लंबी है। तो जब यहां से मैंने इसको देखा, इस बिल्डिंग के, ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इससे मैंने जब इसके टॉप को देखा और यहां से मैंने जब इसके बॉटम को देखा तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, पहला जो एंगल बना वो 30 डिग्री का बना और जो बाद वाला बना वो 45 का बना। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि जैसे दिए हुए हैं वो पहला और दूसरा है, यानी कि पहला एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 45 डिग्री है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि इसी ऑर्डर में आएंगे वो। तो पहला 30 डिग्री बना, दूसरा 45 डिग्री बना। अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हमें ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे ये भी कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा फिगर को यहां पर आ जाते हैं। पहला 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, फिर आपको दूसरा 45 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, आपने पहले लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर एक चीज पढ़ी है कि अगर एक लाइन और दो लाइन पैरेलल हो जाती है, उनको कोई एक लाइन कट कर देती है जिसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब देखो इस चीज से मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा इस चीज को समझ लेते हैं। आपने देखा कि एक लाइन ये बनी हुई है, एक लाइन ये बनी हुई है, और इन दोनों को कट कर रही है एक लाइन ये वाली, है ना। तो जब ये लाइन कट कर रही है तो क्या ये वाला जो एंगल है और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होंगे, बिल्कुल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपने देखा सेम चीज है क्या, कि एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है यहां से, और इन दोनों को लाइन कट कर रही है ये वाली। तो जब ये बड़े वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूं, नहीं समझ में आया दोबारा से समझते हैं, क्योंकि ये लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट है। दोबारा से समझते हैं भाई, दोबारा से समझो। सबसे पहले आपने देखा एक लाइन ये बनी हुई है, एक लाइन ये बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक आपने बीडी देखा कि बीडी बना हुआ है ना। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये बना हुआ है इस लाइन के ऊपर ऐसे करके। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब उसके बाद आपने देखा कि सेम लाइन ये वाली, सेम लाइन ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं ये लाइन, और ये जो लाइन है AC जो है, इसको ये वाली ट्रांसवर्सल बन रही है, ये ट्रांसवर्सल बन रही है, ये ट्रांसवर्सल बन रही है। और यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, ये 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल भी तो 45 डिग्री का होगा। समझ में आया। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज करके आप लोग जो ऊपर दिए हुए एंगल उनको नीचे बना करके सॉल्व करोगे। जैसे कि मैंने ये बनाया 30 डिग्री और ये हो गया मेरा 45 डिग्री का, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे निकालना है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं इस फिगर को, मैं इसको इरेज कर रहा हूं जो मैंने बनाया ये,
ताकि हमें फिगर क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, आपको अब ये समझ में आ गया होगा। मुझे पीसी हाइट कैलकुलेट करनी है, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है। ये जो हाइट है ये पीसी, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद मेरे को एसी भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहला ट्राइंगल, मैंने क्या बोला था, ट्राइंगल में डिवाइड करना सीखो। सबसे पहला ट्राइंगल बना मेरा पी डी बी, और ये एंगल मेरा बना 60, सॉरी नॉट 60, 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना। मुझे क्या निकालना है, मुझे बीडी भी निकालना है। ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस मेरा बीडी भी होगा, दोनों सेम डिस्टेंस होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्स बन रहा है ये एक रेक्टेंगल बनता है हमेशा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इसके अलावा इन्होंने कोई भी कुछ नहीं दिया हुआ। बस एक चीज दे दी है, क्या आपको एक चीज दे दी है क्या, कि ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है ए बी, ये आपकी 8 मीटर है। ये आपकी कितनी है, 8 मीटर आपको दी हुई है। ठीक है, अगर ये 8 मीटर है तो सीडी भी 8 मीटर होगा, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। तो मैंने क्या कह रहा, मैंने बोला कि ये जो बीडी है इसको मैं एक्स ले लेता हूं, तो ये बीडी मेरा जो हो गया एक्स हो गया, ये बीडी जो है मेरा एक्स हो गया। मैंने लगा दिया सीधा tan 30 लगाया, तो पीडी अपॉन बीडी, tan 30 1/√3। पीडी नहीं दिया हुआ, पीडी एक्स दिया हुआ है, तो एक्स कितना आ गया, PD√3। ठीक है, ये मेरा एक्स निकल गया। अभी उसके बाद देखते हैं, मैंने बोला दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। दूसरे वाला जो बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है PC, और यहां पर बन रहा है A, PCA। ठीक है, यहां पे एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। जितना मेरा BD था उतना ही मेरा AC भी होगा, तो ये भी एक्स हो गया। मैंने फिर से लगा दिया tan 45, क्या हो जाएगा, PC अपॉन AC। tan 45 1 होता है, PC अपॉन AC, यानी कि AC और PC दोनों इक्वल हैं। AC और PC दोनों इक्वल हैं, यानी कि AC क्या था, X था, तो AC क्या है मेरा, X था। X इज इक्वल टू PC आ गया मेरा। PC मेरा कितना आ गया, X आ गया। PC मेरा X आ गया, और X कितना है, PD√3 है। X कितना है, PD√3। PD√3 इज इक्वल टू PC, यही तो है, बस इसके अंदर डाल दिया मैंने X की जगह पे। अब PC को अगर मैं बताऊं, PD√3 इज इक्वल टू, अगर मैं PC को बोलूं PC, क्या होगा, PD प्लस CD, PD प्लस CD। PD कितना है, PD कितना दिया हुआ है, PD कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, PD नहीं दिया हुआ। CD कितना है, 8, CD कितना है, 8। अब मैंने क्या करा, PD√3 माइनस PD इज इक्वल टू 8, PD को कॉमन निकाल दिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। PD कितना आ जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये मेरा PD निकल गया, मेरा PD निकल गया, 8 अपॉन √3 माइनस 1 निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा, मुझे PC निकालना था। PC निकालने के लिए मैंने क्या करा, PD के अंदर ऐड कर दिया CD। PD कितना है, 8 अपॉन √3 माइनस 1, प्लस CD कितना है, 8। CD कितना है, 8। अब एलसीएम, √3 माइनस 1, ये 8 ही रहेगा, प्लस इसका पूरे का मल्टीप्लाई, ये वाला जो 8 है इसका पूरा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 माइनस 1 से करेंगे, तो आएगा 8√3 माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, दैट इज योर आंसर। चाहो तो रैशनलाइज भी कर लेना, चाहो तो इसको यहां से आगे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, आपका आंसर और दूसरा भी आ सकता है, और चाहो तो आप पीसी यानी कि ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है उसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब मेरा पीसी निकल गया, मुझे क्या निकालना है, एसी निकालना है। मुझे क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी के लिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, एसी मेरा एक्स ही तो है, तो मैंने बोला ये जो मेरा एक्स है, ये जो मेरा एक्स है क्या है, PD√3। PD कितना निकल के आया था, 8 अपॉन √3 माइनस 1, 8 अपॉन √3 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई किससे, √3 से, तो कितना हो गया, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, ये x हो गया मेरा AC, या फिर आप उसको बोलो BD, दोनों सेम ही है, यानी कि 8√3 √3 माइनस 1, 8√3 √3 माइनस 1, ये तो दोनों सेम आ गए, यानी कि जितना ये डिस्टेंस है, जितना ये वाला डिस्टेंस है, उतनी हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, दोनों सेम आ रही है। चलो एक काम करते हैं, बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर इसको रैशनलाइज करके क्या आंसर आएगा, वो निकाल देते हैं। 8√3
अपॉन √3 - 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 + 1 से करेंगे, क्योंकि जब रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। 8 √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, √3 × √3 3 का मल्टीप्लाई 8 से 24 प्लस 8 √3 अपॉन a - b a + b a स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ईयर होता है, 3 - 1 2। यहां से ऊपर से मैंने 8 को कॉमन निकाला, क्या आ जाएगा 8 3 सा 24 प्लस √3 अपॉन 2 2 से ये कट गया, क्या आंसर आ गया 4 ब्रैकेट में 3 प्लस ये आपका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया था। क्वेश्चन को रीड करने के बाद, फिगर बनाने के बाद दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लो, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लो। जैसे ही आपने डिवाइड किया आपको पता चल जाएगा क्या कैलकुलेट करना है, आपको पता चल जाएगा क्या कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां से मैंने x निकाला और यहां से भी मैंने x निकाला, इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद BD मेरा निकल गया, सॉरी PD मेरा निकल गया, वहां से मैंने PC निकाल दिया और जैसे ही मेरा PC मेरे सामने आया मेरे को AC या BD जो भी निकालना था वो भी आसानी से निकल गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें रिलेशन बनाने के बाद हम लोगों ने सॉल्व किया, डायरेक्ट आंसर नहीं आया है। इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा लगाने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसके अंदर रिलेशन बना है, पहले एक चीज को सॉल्व किया वो निकली, उसका रिलेशन बनाया दूसरे के साथ, दोनों को रिलेट किया तब सॉल्व किया, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहां पे इन्होंने बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। अक्रॉस अ रिवर का क्या मतलब है कि सपोज ये मेरा ये रिवर, ये पानी की जा रही है, ठीक है, ये नीचे से नदी बह रही है और इसके ऊपर से मुझे जाना है, तो मैंने क्या करा, ब्रिज बना दिया, ऐसे गए, इसके ऊपर से गए और फिर ऐसे नीचे, ठीक है। यहां से यहां का जाना, यहां से यहां पे जो जा रहे हैं हम लोग ऐसे करके, ये जो जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अक्रॉस अ ब्रिज, अक्रॉस अ ब्रिज, ठीक है। जब हम लोग निकलते नहीं, ब्रिज के ऊपर से निकलते हैं, नीचे से नदी जा रही है, उसको बोलते हैं अक्रॉस अ ब्रिज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहां पे बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया, मैं इस ब्रिज के ऊपर गया, यहां से मैं ऐसे गया और यहां से नीचे आ गए हम लोग। मैंने बोला कि यहां पे एक पॉइंट है P, वहां पे खड़े होने के बाद मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैंने एक चीज देखी, क्या कि ये जो मेरा ब्रिज बना हुआ है इसके जो दो एंड है, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है, रिवर जा रही है भाई, उसके दो किनारे जरूर होंगे। जब मैंने यहां से नीचे की तरफ देखा तो मेरा एंगल बना 30 डिग्री का, और जब मैंने दूसरी साइड नीचे देखा तो एंगल बना 45 डिग्री का। सर हमें कैसे पता लगेगा 30 डिग्री किधर बन रहा है, 45 डिग्री किधर बन रहा है? आप इन दोनों एंगल को इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 45 डिग्री यहां बना दो, 30 यहां बना दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैंने क्या देखा, मैं पॉइंट P पे खड़ा हूं, पॉइंट P पे खड़े होने के बाद मैंने ए की जगह ए पॉइंट को देखा तो एंगल बना 30 डिग्री का, बी को देखा तो एंगल बना 45 डिग्री का। उसके बाद मैंने जहां पे मैं खड़ा था वहां से एग्जैक्ट नीचे मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये जो ब्रिज है, जो पॉइंट P है मेरा, ये रिवर से एग्जैक्ट 3 मीटर ऊपर है। कितना है, 3 मीटर हाइट पर है। वो 3 मीटर हाइट आपको ये दे दी है, PD आपको हाइट दे दी 3 मीटर। देखो आपको PD हाइट जो दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। आपने एक चीज देखी क्या कि ये लाइन जो है और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, और ये जो AP बना हुआ है ये आपका ट्रांसवर्सल बना हुआ है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो वो भी 30 डिग्री का हो जाएगा। सेम वे में ये लाइन बनी हुई है और ये बनी हुई है और ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स वाला मैं लगा रहा हूं। तो उसके बाद अब देखो मैं इस ट्राइंगल को बना देता हूं जो आपको आसानी से समझ में आएगा। पॉइंट P हो गया, D हो गया, B हो गया और ये हो गया A। यहां से जो एंगल बना था 30 डिग्री का तो ये ऑल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री, यहां से जो एंगल बना था 45 का ऑल्टरनेट एंगल से ये 45, ये दिया हुआ है 3 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये रिवर कितनी चौड़ी है, ये कितनी चौड़ी है, यानी कि AB मुझे निकालना है।
बहुत आसान है, मैंने फटाफट से क्या करा, मैंने बोला ट्राइंगल ले लेते हैं PDA, APD, ठीक है, tan 30 मैंने लगा दिया, क्या होगा PD अपॉन AD, tan 30 1/√3, PD कितना है 3 अपॉन AD, AD कितना आ जाएगा 3√3। दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैंने लगा दिया ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, BDP या BPD कुछ भी, tan 45 क्या हो जाएगा PD अपॉन BD, ये कितना है 1, PD कितना है 3 अपॉन BD, BD कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB, AB क्या होगा, AB होगा AD प्लस BD, AD कितना है हमारा 3√3 प्लस BD कितना है 3 कॉमन निकाल के √3 + 1, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर है, दोनों में से कोई भी आंसर छोड़ सकते हो, दोनों आपके आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने √3 के बारे में नहीं बताया हुआ आपको कि √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है 1.732 लेनी है, वो नहीं बताया हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 7 एग्जाम्पल को कम से कम 2-2 3-3 बार कर लेना, और इसकी ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है, इसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि जब एक्सरसाइज आप करोगे 9.1 एक्सरसाइज आप करोगे तो उसके अंदर जो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी फिगर बनाने में। फिगर बनाना ही चैलेंज है, एक करेक्ट फिगर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने बना लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा।